कोकिला एक रोज किचन में खाना खाने जाती है तो वो देखती है कि रोटियां तो है लेकिन सब्जी कुछ नहीं है। ऐसे में कोकिला अपनी बहू रमा को बुला कर कहती है, बहू तूने रोटी तो बनाई है लेकिन लगता है सब्जी बनाना भूल गई है। माँ जी, मैंने सब्जी भी बनाई थी लेकिन वह सुबह ही खत्म हो गई। चल कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ नमक के साथ रोटी। अरे माँ जी रुको रुको, आपकी बहू के होते हुए आप नमक रोटी कैसे खा सकती हो? अभी टमाटर और मिर्च की चटनी बना देती हूँ, टेस्टी सी। सही कह रही है बहू, चटनी के साथ तो रोटी खाई भी जाएगी, नमक रोटी तो मजबूरी में खा रही हूँ। ये कहकर रमा अपनी सास कोकिला के लिए चटनी बना देती है और उसे खाकर कोकिला भी अपना पेट भरती है। एक रोज कोकिला और रमा आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी महेश उदास होकर घर आता है और कोकिला भी अपनी बेटी को उदास देखकर महेश को कहती है, क्या बात है बेटा, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, एक तो गार्ड की नौकरी थी, वहाँ से भी निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो आपको नौकरी से निकाल दिया जी? अब घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। देर रात थोड़ी सी आंख लग गई और वहाँ चोरी हो गई और मालिक ने चोरी का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया और कहा मैं तुम जैसे चोर को नौकरी पर नहीं रख सकता। जी ये तो बहुत गलत है। आजकल तो किसी के लिए भी कितना भी कर दो, कोई किसी का नहीं है। आप लोग टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। महेश के कमाने से घर का सारा खर्च चलता था, लेकिन अब महेश की नौकरी चली गई तो घर में दिक्कतें आने लगी। एक रोज महेश सुबह खाने के लिए बैठता है, वैसे ही रमा रोटी और नमक महेश को खाने के लिए देते हुए कहती है, आज तो कुछ सब्जी भी नहीं है जी, तो आपको आज यही खाना होगा। बहू कुछ भी नहीं है क्या घर में? जाकर महेश के लिए चटनी ही बना ले। हाँ माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं था। रमा अपनी सास कोकिला के कहने पर महेश के लिए चटनी बना कर लाती है, वो भी टमाटर की, जिसे खाने के बाद महेश रमा से कहता है, इतने दिनों में मैंने तुम्हारे हाथ की पहली बार चटनी खाई है। क्या चटनी बनाई है? वाकई मजा आ गया रमा। जी मेरे गांव में ना ज्यादातर लोग चटनी खाना ही पसंद करते थे। हाँ बेटा, बहू तो चटनी सब्जी से भी अच्छी बना लेती है। सो तो है माँ, खाने का मजा भी चटनी में है। महेश की नौकरी को छूटे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और इन दिनों में कोकिला के घर सब्जी के पैसे ना होने की वजह से चटनी ही बनती थी, वो भी दिन रात। ऐसे में एक रोज कोकिला आंगन में बैठी हुई थी और वो अपनी बहू रमा को कहती है, बहू मैं तो कहती हूँ कि अभी महेश की नौकरी भी छूट गई है और तू हर तरह की चटनी बना लेती है। मेरी मान, तू हर तरह की चटनी बना कर क्यों नहीं बेचती? महेश भी इसमें तेरा साथ दे देगा। माँ, आप बिना कुछ भी बोलती हो। अरे तुझे क्या पता है, रमा की चटनी तो अब पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई है। आस पड़ोस वाले भी चटनी मांग मांग कर ले जाते हैं। माँ जी, आपने तो मेरी बनाई चटनी की ज्यादा ही तारीफ कर दी। जो चीज है ही तारीफ के लायक, उसे भला अच्छी नहीं तो खराब बोलेंगे क्या? अपनी सास की बात मानकर अगले ही दिन रमा और महेश एक छोटी सी स्टॉल के साथ चटनी की दुकान खोलते हैं, जहाँ पर हर तरह की चटनी मिलती थी। टमाटर की चटनी, कच्चे आम की चटनी, अमरूद की चटनी, लहसुन प्याज की चटनी। हालांकि इस दुकान को खोलने के लिए रमा को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ जाता है। पहले दिन तो धंधा मंदा था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, हर कोई चटनी खरीदने आने लगता है। एक रोज कोकिला की पड़ोसन कल्लो चटनी लेने आती है और रमा से कहती है, कोकिला की बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। गांव की होकर यहाँ चटनी की स्टॉल लगा ली है। एक मेरी बहू है, शहर की होते हुए भी किसी काम की नहीं है मेरी बहू। कोई नहीं आंटी जी, मेरी तो मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। आपकी क्या मजबूरी है, घर में कई लोग हैं कमाने वाले। हाँ है तो, लेकिन वो भी बीमार रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रमा की चटनी की स्टॉल काफी फेमस हो जाती है। चटनी की सेल बढ़ जाती है, लेकिन ये देखकर कल्लू को जलन होने लगती है और वो एक रोज कोकिला से आकर कहती है, कोकिला, तेरी दुकान तो चल पड़ी, लेकिन बहू को घर से निकालकर तूने सही नहीं किया। क्यों, क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? देखती नहीं, न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं दुकान पर। तेरी बहू बेचारी कैसे रहती होगी, सही नहीं है ये। ऐसा तुझे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन रमा के साथ महेश भी तो है ना। ठीक है, पर किसकी कैसी नजर है कौन जानता है। तो तू कहना क्या चाहती है कि मेरी बहू में ही खराबी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों की ऐसे ही बातें चलती है। देर शाम जब रमा और महेश आते हैं, तो कोकिला अपनी बहू से कहती है, कल से बहू तो दुकान पर नहीं जाएगी।
क्यों माँ जी, क्या बात हुई है अचानक जो आप ऐसा कह रही हैं? हाँ माँ, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल से तू दुकान पर नहीं जाएगी। महेश चला जाया करेगा अकेला। लेकिन माँ, मुझे थोड़ी ही चटनी बनानी आती है। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए उतना ही करा कर। ये बोलकर कोकिला अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन महेश और रमा परेशान हो जाते हैं और महेश रमा से कहता है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक माँ ने दुकान पर तुम्हें जाने से मना कर दिया? न जाने माँ जी को क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं, कल तुम दुकान नहीं जाना, मैं माँ से पूछ लूंगा कि क्या बात है। कोकिला तो कल्लो की बात से रमा को दुकान नहीं जाने देने का मन बना लेती है, लेकिन वो ये बात किसी से कहती भी नहीं। और अगली सुबह रमा उठकर महेश को दुकान के लिए चटनियाँ बना कर देती है और महेश जैसे ही दुकान पर जाने लगता है, एक अनजान व्यक्ति कोकिला के घर आकर महेश को कहता है, सुनिए, महेश जी का घर यही है क्या? जी मैं ही हूँ महेश, कहिए क्या काम है? जी मेरा नाम भंडारी है और मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है आपकी रसोई, जिसमें चटनी और अचार बनते हैं। तो मैंने आपके यहाँ की चटनी का काफी नाम सुना है, तो क्या मैं चटनी टेस्ट करके देख सकता हूँ? जी आइए बैठिए। ये कहकर महेश रमा को चटनी लाने को कहता है, जिसे भंडारी टेस्ट करता है और कहता है, जी ये तो बेहद ही बढ़िया है, मैं इसे अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहूँगा। जी हमारी तो छोटी सी दुकान है, आपकी कंपनी तो बेहद ही बड़ी है। अरे आप तो सोच में पड़ गए, हमारी कंपनी आपकी पूरी सहायता करेगी। सिर्फ आपको बनाना है, सारा सामान भी हम देंगे और महीने का 40,000 रूपए भी हमारी कंपनी की तरफ से आपको मिल जाया करेगा। जी फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। बल्कि हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी स्टॉल लगाना छोड़ दो, बस हमें अपने सामान की चटनी चाहिए, बदले में हम आपको हाथों हाथ पैसे दे दिया करेंगे। जी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भंडारी जी। ये बातें हो जाने के बाद भंडारी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोकिला अपने बेटे से कहती है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई मेरी बहू रमा की वजह से। लेकिन माँ, उसी रमा को आपने दुकान जाने से रोक दिया। क्या बताऊँ बेटा, मुझे क्या लेना देना, कल्लो ने मेरे कान भर दिए थे और मैंने ऐसा कदम उठा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी कोई नहीं, वो तो दुकान पर भी आई थी और मुझे भी कह रही थी कि क्या जरूरत है मेरी बहू को काम करने की, उसे कुछ आता ही नहीं है। हाँ, उसकी वजह से मैंने तुझे घर में रहने की सलाह दी। कोकिला को अपने किए पर पछतावा तो होता है, लेकिन वो अपनी बहू रमा को दुकान जाने देती है और महेश की अपनी दुकान के साथ कंपनी से भी कांटेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर कोकिला के आस पड़ोस वाले भी चलने लगते हैं। हालांकि रमा तो अपने काम में मगन थी, उसे किसी से क्या लेना देना, उसके साथ उसकी सास और पति जो थे। पूर्णिमा एक कचरे वाली थी जो अपनी सास के साथ रहा करती, क्योंकि एक हादसे में पूर्णिमा के पति की मौत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन कचरा चुनते वक्त पूर्णिमा की सास सरला बोलती है, क्या किस्मत है बहू हमारी, पति के होते हुए कभी हमें कचरा चुनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतना कचरा चुनते थे कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब तो अपना पेट भरने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, वरना खाना भी नसीब ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, हमारी किस्मत में ही यही था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा तो सपना है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि हमें 2 वक्त के खाने के लिए 10 दिन तक इंतजार ही ना करना पड़े। ऐसी किस्मत हम जैसे कूड़ा कचरा चुनने वाले की नहीं होती, हमारी किस्मत ही खराब है। बहू, हमें ऐसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। चल काम कर ले, कचरा चुन ले, नहीं तो रात में खाने को भी नहीं मिलेगा। माँ जी, हम कचरा तो बेचते हैं, लेकिन हमें हमारे कचरे का सही पैसा नहीं मिलता। कभी कभी हमें इतने कम पैसे मिलते हैं कि हम एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। क्यों ना आज हम लोग अलग कचरा बेचे? हाँ, ये तो तूने सही कहा बहू। ऐसा कर, आज मैं कहीं बाहर अपना कचरा बेचती हूँ, तू वही बेच दे। दोनों सास बहू अलग अलग कचरा बेचते हैं और इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। सरला और पूर्णिमा इतने गरीब थे कि उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था, इसलिए वो एक नाली के पास रखी बड़ी सी पाइप के अंदर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन पाइप के अंदर बैठे पूर्णिमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे पास कितने पैसे हैं? अगर हमारे पास कुछ पैसे जमा हो तो क्या मैं एक ढाबा खोल लूं, ताकि हमारे जैसे लोग पेट भरकर खाना खा सके। यहाँ अपना पेट नहीं भर रहा और तू दूसरे का पेट भरने की सोच रही है। अरे बहू, पहले तू अपना सोच ले, फिर दूसरों की सोच लेना।
माँ जी, अगर ईश्वर ने एक कचरे वाली नहीं बनाया होता तो पक्का मैं अपने पैसों से एक ऐसा ढाबा बनाती जिसमें हम जैसे गरीब कचरा चुनने वाले आकर खाना खा सकते। अरे ओ बहू, जमीन पर आ जा। अपने महंगे महंगे ख्वाब से बाहर निकल। इतने भी बड़े सपने देखने की हमारी औकात नहीं है। ये एक सपने हमारे औकात से बाहर हैं। अरे माँ जी, आप भी ना क्या बार बार औकात की बात कर रही हो। देख लेना माँ जी, मैं अपने जैसे लोगों के लिए एक ढाबा खोल कर रहूंगी। अब तो ये मेरी जिद है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी जैसे मेरे पति और ससुर जी ने की। क्यों रे, अब क्या करने वाली है? बहू तो कुछ गलत तो नहीं सोच रही। देख बहू, चोरी चकारी मत करना। जो काम कर रहे हैं वो भले ही कचरा चुनने वाला हो, लेकिन इसमें कोई बदनामी नहीं है। आप पागल हो गई हैं क्या माँ जी? मैं भला ये चोरी चकारी क्यों करूं? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं चोरी करूं। आप भी ना माँ जी कुछ भी बोलती हो। सास की बात सुनकर पूर्णिमा को बुरा लगता है, इसलिए वो मन ही मन निश्चय कर लेती है कि उसे ढाबा खोलना ही है। ऐसे ही मेहनत करके कुछ दिनों में पैसे जमा कर चुकी थी वो। एक दिन पूर्णिमा अपना ढाबा खोलती है, जहाँ एक छोटा सा टेबल लगाकर खाना बेचना शुरू करती। तभी वहाँ उनके जैसी एक कचरे वाली आकर कहती है, अरे बेटा, मुझे एक प्लेट खाना लगा देना, बहुत भूख लग रही है। वैसे कितने का है एक प्लेट? अगर महंगा हुआ तो मैं नहीं खा पाऊंगी, इसीलिए पूछ लिया। महंगा नहीं है, सिर्फ 15 रुपए में दाल चावल, सब्जी रोटी, सलाद, रायता ये सब है। आपको क्या खाना है? मुझे रोटी सब्जी दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने। अब मैं यहाँ रोज ही आया करूँगी खाना खाने, और हो सके तो मैं मेरे पहचान के कुछ लोगों को भी लेकर आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर ले आना विमला। कौन यहाँ और कौन है तुम्हारे साथ जिसको मेरा नाम पता है? अरे मैं हूँ विमला, सरला तेरी सहेली। याद हूँ या भूल गई मुझे? बचपन की बातें याद है या नहीं? क्या सरला, मेरी बचपन की सहेली? अरे सरला, बहुत दिन हो गए हैं तुझे देखे हुए। और क्या ये तेरी दुकान है? वाह सरला, तूने कचरे वाली होकर भी ढाबा खोल लिया। अरे ये मेरा ढाबा नहीं है, ये तो मेरी बहू का ढाबा है। बहुत बड़े बड़े सपने देखती है, कितनी बार समझाया है लेकिन सुनती ही नहीं है। बोलती है मैं कचड़े वाली होकर मरना नहीं चाहती। ठीक है सरला, अब मैं किसी और दिन आती हूँ। मुझे और कचरा चुनना है, वरना रात को भूखा सोना पड़ेगा। विमला 15 रुपए का खाना खाने रोज आया करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। विमला अपने जैसे कुछ लोगों को पूर्णिमा के ढाबे पर ले जाती है। उस दिन पूर्णिमा का सारा खाना खत्म हो जाता है। एक दिन विमला सरला से रास्ते में मिलती है और उससे कहती है, सरला कैसी है तू? और तेरी बहू का ढाबा कैसा चल रहा है? मैंने सुना जितना खाना बनाती है खत्म हो जाता है। हाँ, हो तो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जितना पैसा लगाती है उतना ही निकल कर आता है, मेहनताना तो निकलता ही नहीं है। तेरी बहू का ढाबा यहाँ नहीं चलेगा। देख, यहाँ कितनी गंदगी भरी पड़ी है। हम जैसे लोगों के अलावा और कोई नहीं आएगा, जबकि बहुत लोग आने चाहिए। और तेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन खाता कोई नहीं। यहाँ से बहुत सारे लोग अपनी नाक बंद करके चले जाते हैं। तभी तो बोल रही हूँ, बहू के लिए एक ठेला निकाल देते हैं और हम दोनों मिलकर कुछ नए बर्तन भी खरीद देते हैं, जिससे वो कहीं बाहर जाकर अपना खाना बेच पाएगी। हाँ, ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही। तेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया जो तू इतना ज्यादा सोच रही है हमारे लिए। बिना मतलब का कुछ नहीं सोच रही हूँ सरला। मुझे भी हर रोज खाना चाहिए। तुझे तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम लोगों के साथ मैं रहूं तो तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे तू तो मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे क्या तकलीफ होगी। वैसे भी हम तीनों हमारी कचड़े वाली बहू का अनोखा ढाबा चलाया करेंगे। कचरे वाली बहू का ढाबा तो समझ आ गया, लेकिन ये अनोखा क्यों लगाया तूने? बहू तो हमारी है ही कचरे वाली, लेकिन उसका ढाबा अनोखा है। इसलिए क्योंकि उसका ढाबा हम खोल कर देंगे, इसीलिए। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी अपनी बहू के अनोखे ढाबे को लेकर। और भी ज्यादा मेहनत करने लगे थे वो दोनों। ऐसे ही एक दिन सरला और विमला दोनों मिलकर अपनी बहू को लेकर रास्ते में जाती हैं, जहाँ एक ठेला सजा हुआ था। उसे देखकर पूर्णिमा कहती है, माँ जी, ये ठेला यहाँ किसका है? अब यहाँ भी खाने का ठेला लगेगा क्या?
अगर यहाँ भी खाने का ठेला आ गया तो मेरा ढाबा तो बंद हो जाएगा। ये छोटा ढाबा तो बंद करना ही पड़ेगा अब। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर तुमने ये छोटा ढाबा बंद नहीं किया तो ठेले में कैसे अपना नया ढाबा खोल पाएगी। ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से तोहफा है, हमारे कचरे वाली बहू का अनोखा ढाबा। माँ जी, मैं सब कुछ समझ गई, लेकिन अनोखा कहाँ है ये तो बता दीजिए। पहले कचरा चुनते थे कचड़े वाली, अब बहू तू है। अनोखा इसलिए क्योंकि सब लोगों का ढाबा एक जगह ही रहता है, लेकिन तेरा तो चलता फिरता है, इसलिए तेरा अनोखा हुआ ना ढाबा। हम तो चाहते हैं हमारी बहू सफल हो और अपने हाथ का खाना हम जैसे सभी कचरे वालों को खिलाए, बिना किसी भेदभाव के। अरे चाची, कैसी बात कर रही हो आप? भला मैं क्यों किसी अपने के साथ भेदभाव करूंगी? मैं तो उनके भलाई के लिए ढाबा खोल चुकी हूँ ताकि उनका पेट भर सके, क्योंकि मुझे और आपको, हम सभी को पता है कि कितनी महंगाई हो गई है। हाँ बहू, अब ये सारी बातें छोड़ और अपने अनोखे ढाबे को ले चल मंदिर के पास, ताकि हम वहाँ चलते फिरते ढाबा की पूजा कर सके। तीनों अपने चलते फिरते अनोखे ढाबे को मंदिर में ले जाते हैं और अपने ढाबे की पूजा करवाते हैं। जैसे ही तीनों मंदिर से बाहर आते हैं, तभी वहाँ एक कचरा वाला और उसके साथ कुछ लोग देखकर कहते हैं, अरे बिरजू, वो देखो, वो जो हमारी कचरे वाली है ना, वो नया ढाबा खोलने वाली है। अरे चल के उसको पूछते हैं कि कहाँ ढाबा लगाएगी, क्या पता हम भटके भटके फिरते रहे। अरे हरिया, कहीं हमको अपने दुकान से वो धक्के मार के ना निकाल दे, क्योंकि वो तो कचरे वाली बहू का अनोखा ढाबा है। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही अच्छे कचरे वाली बहू है, हमको कभी कुछ नहीं कहेगी, हम में से एक है वो। पूर्णिमा अपना नया ढाबा पाकर बहुत खुश थी। वो अब अपने चलते फिरते अनोखे ढाबे को लेकर खाना बेचने निकल पड़ती है। कुछ समय बाद लोगों की ढाबे पर भीड़ हो जाती है, तो वहीं कुछ कचरे वाले भी उसके ढाबे में खाना खाने आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी हरिया को कुछ कहता है और पूर्णिमा गुस्से में कहती है, देखिए भाई साहब, आपको खाना था, खा लिया, अब आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये भी वही लोग हैं जहाँ से मैं आई हूँ, मेरे जैसे लोग हैं, तो मैं इनकी बेइज्जती नहीं देख सकती। देखा बिरजू, हमने कहा था ना कि हमारे कचरे वाली बहू का अनोखा ढाबा हमारे लिए खुला है। हरिया के ऐसा कहते ही पूर्णिमा भावुक हो जाती है और अब से अपने ढाबे का नाम कचरे वाली बहू का अनोखा ढाबा रख देती है। सेजल को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, तो सेजल की भाभी मधु सेजल को समझाते हुए कहती है, सेजल सुनो, मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है, अब तुम ये सब लेकर आना, इसे अच्छा लगेगा। भाभी, मैंने थोड़े ना बनाया है और आप ले आओ ना। एक तो पहले ही आप लोगों ने मुझे साड़ी पहना दी और अब इतनी बड़ी ट्रे कैसे लेकर जाऊंगी? बाहर निकलते ही जमीन पर मिलूंगी। तुम भी ना सेजल, खामखा ही इतना घबरा जाती हो। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम बस शांत रहना, ज्यादा हड़बड़ी मत करना, आराम से करोगी तो सब अच्छा हो जाएगा। मधु सेजल को समझाने के बाद बाहर सबके साथ बैठ जाती है। सब लोग सेजल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जब सेजल आती है तो उसके हाथ में खाने की ट्रे रखी होती है। लड़के की माँ भावना और लड़का रवि दोनों सेजल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी सेजल की माँ माला कहती है, सेजल बेटा, सबको चाय नाश्ता करवाओ। वैसे बहन जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है। सेजल सबको चाय नाश्ता करवाती है। भावना को चाय नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है, बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। इतना अच्छा खाना बनाया है आपकी बेटी ने। ये सब खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत स्वादिष्ट खाना बनने वाला है हमारे घर में। माँ, आप सही कह रही हो। समोसे तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैंने 2 समोसे खा लिए, और मेरे लिए तो वही सही है जो रोज मुझे ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए, और अब आप भी बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी सेजल तो है ही सर्वगुण संपन्न। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे घर में सब इसके हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। हमें अच्छा लगा कि आपको मेरी बेटी के हाथ का खाना पसंद आया। माँ जी, आप इनसे झूठ क्यों कह रही हो? ननद जी को खाना बनाना तो क्या गैस तक जलानी नहीं आती है, और इन लोगों की बातों से पता चल रहा है
कि ये लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। अब इनको गलत फहमी हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर सच बता दिया तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ही चला जाएगा और थोड़ा बहुत तो झूठ सच चलता ही है ना। अरे ये खाना? ये खाना सेजल ने ही बनाया है और अब हम पंडित जी से बात करके जल्दी से शादी की तारीख रखवाते हैं। जी बहन जी, और पंडित जी को थोड़े पैसे दे दीजिएगा ताकि वो शादी की तारीख थोड़ी जल्दी की निकलवा ले। अच्छा बहन जी, तो अब चलती हूँ मैं। भावना अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सेजल सो रही होती है, तब वहाँ मधु और माला आते हैं और सेजल को उठाते हुए माला कहती है, सेजल उठ और अब जल्दी से रसोई में लग जा। माँ भाभी है ना, वो रसोई संभालती है, तो मुझे क्यों भेज रहे हो? अरे नालायक लड़की, कल ही तेरा रिश्ता तय हुआ है और लड़के वाले को खाना पसंद आया, तो अब तू भी अच्छा खाना बनाना सीख जा। क्यों मेरी नाक कटवाने पर लगी है? ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था ना। आपने क्यों उन लोगों को झूठ बोला? हाँ माँ जी, सेजल सही कह रही है। यहाँ सेजल कभी रसोई में गई ही नहीं है, तो ये अच्छा खाना कैसे बना सकती है? रिश्ता हाथ से ना जाए, इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको। बहू, मेरी बेटी तो है ही पागल, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने जो किया इसके लिए ही किया है, लेकिन तू तो समझदार है ना। देख, ऐसा रिश्ता हमें बार बार नहीं मिलेगा और एक माँ होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ इसको किसी चीज की भी कमी ना हो। और इसलिए बहू, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी ननद को अपनी तरह अच्छा खाना बनाना सिखा दे। माला सारी जिम्मेदारी अब मधु को दे देती है और मधु तुरंत सेजल को लेकर रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल डालकर सेजल से कहती है, ये देखो, अभी कढ़ाई में तेल डाला है ना, और जब तक तेल पूरा गर्म ना हो जाए तब तक इसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, क्योंकि फिर तेल में छींटे आने लगते हैं। तुम यहाँ ध्यान दो, तब तक मैं आटा निकाल देती हूँ, फिर तुम्हें आटा लगाना सिखाऊंगी। मधु ड्रम से आटा निकालने लग जाती है और थोड़ी सी ही देर में सेजल तड़का तेल में डाल देती है और तेल से छींटे आने लग जाती हैं और फिर सेजल को भी एक छींटा आकर लग जाता है तो सेजल चिल्लाती है, भाभी भाभी ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेल गर्म होने पर डालते हैं, फिर तुमने ठंडे तेल में क्यों डाले? भाभी गर्म हो गया था तभी डाला मैंने। सेजल, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो? अरे एक बार तेल के ऊपर से ही हाथ लगाकर देखती कि गर्म हुआ है या नहीं। चलो ये भी सही है, आज थोड़े छींटे लगे हैं तो अगली बार ज्यादा ध्यान रखोगी। मधु सेजल को खाना बनाना सिखा रही होती है, लेकिन सेजल बिल्कुल नो सीखिया, जिसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आ रहा था। रोज कोई न कोई गड़बड़ कर रही थी। एक दिन मधु सेजल को बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार सिखा दिया है कि आटा कैसे लगाते हैं, तो आज तुम बिना मेरी मदद के आटा लगाओगी। भाभी, आप यहाँ रहोगी ना मुझे देखने के लिए? आप कुछ बताना मत, लेकिन बस यहाँ खड़ी हो जाना। नहीं, मैं बाहर माँ जी के साथ बैठने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी देखने की लगाया है नहीं। मधु इतना बोलकर बाहर चली जाती है और सेजल आटा लगाने लग जाती है, लेकिन इतना ज्यादा पानी डाल देती है कि वो आटे का घोल बन जाता है। ये देखकर सेजल खुद से बोलती है, भाभी तो ऐसे ही आटा लगाती थी, उनका आटा तो अच्छा बन जाता था, तो मेरा क्यों नहीं बन रहा है? पता नहीं किस मुसीबत में माँ ने मुझे फंसा दिया। सेजल कभी आटा डालती कभी पानी, ऐसे करते करते पूरी रसोई का सत्यानाश मार दिया था सेजल ने। काफी देर बाद मधु और माला वहाँ आते हैं और पूरी रसोई में आटा पानी देखते हैं तो माला कहती है, हे भगवान, कैसी नालायक औलाद जन्मी है मैंने। अरे इतने दिनों से तू खाना बनाना नहीं सीख रही है, अभी तक तुझे आटा लगाना नहीं आया। अरे क्या कर दिया तूने? माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मुझसे नहीं हो पा रहा है तो अब मैं क्या करूँ? सेजल, नहीं हो रहा बोलने से नहीं होगा ना। इतने दिनों से मुझे देख रही हो ना कैसे बनाती हूँ, अब तक तो सीख जानी चाहिए थी तुम। सब लोग सेजल को बहुत सुनाते हैं और फिर मधु वापस से सिखाने लग जाती है। एक दिन सेजल खाना बना रही होती है कि तभी कुकर फट जाता है। ये देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? आपने ही बोला था भाभी कि चावल को कुकर में डालकर बंद कर दो, वो पक जाएंगे। हे भगवान, बस चावल कौन डालता है
चावल पकाने के लिए उसमें पानी भी डालना जरूरी होता है। आप खाना बनाना सीखो या ना सीखो, लेकिन मैं जरूर भूल जाऊंगी। सेजल यहाँ रोज खाना बनाना सीख रही थी। शादी से 2 दिन पहले भावना बाजार जाती है तो उसे माला की पड़ोसन अनीता मिलती है। अनीता बोलती है, अरे आप सेजल की होने वाली सास हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। आप तो वही हो ना जो उस दिन आई थी जिस दिन हम शादी की तारीख तय कर रहे थे? हाँ जी, बहुत प्यारी बच्ची है सेजल। सब आता है, पढ़ने में तेज है, बाहर की सारी जानकारी रखती है। बस खाना बनाने में थोड़ा हाथ तंग है, बाकी सब तो ठीक है। क्या सेजल को खाना बनाना नहीं आता? खाना बनाने के नाम पर सेजल को तो मैगी भी नहीं आती है। अनीता की बात सुनकर भावना के मन में शक आ जाता है और वहीं से भावना सेजल के घर पहुंचती है। माला सेजल की होने वाली सास को देखती है तो कहती है, आप यहाँ अचानक से कैसे? यहाँ पास में ही काम से आई थी और बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा था कि अपने होने वाली बहू के हाथ का कुछ खाऊं। अब तो आपकी बहू बनने ही वाली है 2-3 दिन में, फिर रोज ही आप उसके हाथ का खाना खाना। नहीं नहीं, आज बहुत मन है। सेजल को बोल दो ना मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए, और आप और मधु मेरे साथ बैठो यहीं, हमें शादी की कुछ बातें करनी है आपसे। भावना माला और मधु को अपने पास बिठा लेती है और वहाँ सेजल खाना बनाने लग जाती है। मधु और माला काफी टेंशन में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सेजल खाना बनाकर भावना के लिए लेकर आती है और भावना को परोस देती है। भावना जैसे ही वो खाती है तो कहती है, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में सेजल ने अच्छा बनाया है? अरे बहन जी, बहुत अच्छा बनाया है। वैसे बहन जी माफ कर देना मुझे, आपकी पड़ोसन मिली थी और उन्होंने कहा था कि सेजल को खाना बनाना नहीं आता, तो मैं चेक करने आई थी, लेकिन सेजल तो 100 नंबर में पास हो गई। वैसे बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। सेजल के रिश्ते के लिए जब आप लोग आए थे तब सेजल को नहीं आता था, लेकिन अच्छा रिश्ता हाथ से ना जाए इसलिए झूठ बोल दिया और उसके बाद रोज हम सेजल को खाना बनाना सिखाते थे। लेकिन मानना पड़ेगा माँ जी, मेरी ननद की आखिरी रसोई बहुत लाजवाब थी। अब सब लोग हंसने लगते हैं और 2 दिनों बाद सेजल की शादी रवि से हो जाती है।